आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माय नेम इज इजहार अहमद और आज आपके सामने जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 5 से स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एक टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ। चैप्टर नंबर 5 में स्टार्ट में हमने आपको इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बताया। इस चैप्टर में हम एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। उसके लिए हमने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात की कि एटम्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो एटम्स में जो है वो किस तरह अरेंज होते हैं। इसे एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, जिससे हमें एटम के स्ट्रक्चर को समझने में काफ़ी हद तक हेल्प हुई। तो रदरफोर्ड ने ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ये 1911 को परफॉर्म किया था। ये डेट्स आपने जो है अपने माइंड में रखनी थी कि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी वो टाइम था 1886 का, और यही टाइम जो है वो प्रोटॉन की डिस्कवरी का भी था कि वही डिस्चार्ज ट्यूब यूज की गई जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए की गई थी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1932 था, यानी कि बहुत टाइम बाद जो है न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। तो उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद रदरफोर्ड ने 1911 में ही जो है वो न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया था। तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि इस टाइम तक जो है 1911 तक जो है न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, और रदरफोर्ड ने इसीलिए जो है वो अपने मॉडल में न्यूट्रॉन का जिक्र नहीं किया। रदरफोर्ड ने कैसे न्यूक्लियस को डिस्कवर किया उसे देखते हैं कि उसने कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स की जनरेशन करवाई। अल्फा पार्टिकल्स की जनरेशन के लिए जो है वो रेडियोएक्टिव मटेरियल्स, आप पोलोनियम या रेडियम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उन रेडियोएक्टिव मटेरियल्स को हीट करें, वहां से जो है वो अल्फा पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल्स के बारे में। अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो आपके सामने हमने जो लिखे हैं ये सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं, और इसमें +2 साइन ये शो कर रहा है कि यहाँ पर जो है वो सिर्फ 2 प्रोटॉन्स होते हैं। इन अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट जो है रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक लेकर उस पर करवाई, और उस गोल्ड फॉयल की जो थिकनेस थी वो काफ़ी उसने कम रखी है। उसकी थिकनेस जो है वो 0.00004 सेंटीमीटर रखी है। इस वैल्यू से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये जो थिकनेस है ये कितनी कम है। ये थिकनेस इतनी कम रखने की रीज़न ये थी कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो पेनिट्रेटिंग पावर जो है इनकी बड़ी कम होती है। आप लोगों ने मैट्रिक में अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल्स के बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ा होगा। अल्फा पार्टिकल्स की जो है वो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होती है, बीटा पार्टिकल्स की पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है, और गामा जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा जो है वो पेनिट्रेटिंग पावर होती है। तो इन अल्फा पार्टिकल्स की पेनिट्रेटिंग पावर कम होने की वजह से आपने इनके सामने जो है वो इतनी थिन गोल्ड की फॉइल रखी। अगर आप इससे ज़्यादा थिक गोल्ड की फॉइल रखेंगे ना तो वो उनसे पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने जो है वो इतनी थिन गोल्ड की फॉइल जो है अल्फा पार्टिकल्स के रास्ते में रखी। जब हमने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट जो है इस गोल्ड फॉइल पर करवाई तो हमने देखा कि काफ़ी सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करके यहाँ से जो है वो पास कर। इन अल्फा पार्टिकल्स को वैसे तो बाय आईज हम नहीं देख सकते, तो इनके लिए हमने एक स्क्रीन लगाई है जिसका नाम है फ्लोरेसेंस स्क्रीन। फ्लोरेसेंस स्क्रीन का पर्पस ये होता है कि आप कोई भी पार्टिकल्स हैं, कोई भी रेडिएशंस हैं, ये जाकर जब उस स्क्रीन के साथ टकराते हैं तो वहाँ पर हमें ग्लो शो होता है। हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर आकर जो है वो किसी पार्टिकल ने या फिर किसी रेज ने आकर जो है वो स्ट्राइक किया। तो यहाँ पर हमने इन्हें पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करने के लिए जो है फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगाई है। हमने जब देखा अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट जब हमने गोल्ड फॉइल पर करवाई तब हमने देखा कि काफ़ी सारे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करके बिल्कुल सीधे निकल गए। कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो टकराने के बाद किसी एक खास एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो टकरा कर जो है वो बाउंस बैक। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद रदरफोर्ड ने एक कंक्लूजन निकाला। रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो पार्टिकल किसी एक खास एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए हैं और या फिर जो पार्टिकल जो है वो टकराने के बाद बाउंस बैक हुए हैं उन पर जो है वो लाजमी बात है कि उन पर पॉजिटिव चार्ज। और उसने फिर ये भी कंक्लूजन निकाला कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें मोस्टली जो पोर्शन है वो खाली होता है,
और उनके सेंटर में एक हैवी पार्ट होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसे उसने नाम दिया न्यूक्लियस का। और इस तरह जो है वो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। न्यूक्लियस को डिस्कवर करने के बाद रदरफोर्ड ने अपने काम को एक स्टेप और आगे लेकर आया। उसने जो है वो एटम के स्ट्रक्चर को मजीद एक्सप्लेन करने की कोशिश की और उस एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक छोटा सा मॉडल बनाया जिसे उसने नाम दिया प्लानिटरी मॉडल। अपने इस प्लानिटरी मॉडल में रदरफोर्ड ने कहा कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे सोलर सिस्टम के साथ मैच करता है। सोलर सिस्टम के साथ कैसे मैच करता है? रदरफोर्ड ने कहा कि जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, सन के इर्द गिर्द जो है वो सारे के सारे सितारे जो हैं वो गिर्द कर रहे होते हैं, इसी तरह जो है सेंटर में, हर एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जो कि सन का किरदार अदा करता है और आसपास जो है वो जो इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व कर रहे होते हैं वो एक सितारे की तरह है। उसने एटम के स्ट्रक्चर को कंपेयर किया हमारे सोलर सिस्टम के साथ और इसीलिए उसने इसे नाम दिया प्लानिटरी मॉडल। ऐसा मॉडल जो हमारे सोलर सिस्टम के साथ मैच करता है। उसे लगा उस टाइम पर कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे सोलर सिस्टम जैसा होता है। दूसरा उसने उसके पोस्टुलेट्स में दूसरा पॉइंट ये था कि एवरी एटम कंटेन द टीनी न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि हर एटम के सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस होता है और उसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। लेकिन उसका ये जो प्लानिटरी मॉडल है वो आफ्टर सम टाइम जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? क्योंकि इसके जो प्लानिटरी मॉडल में कुछ डिफेक्ट्स थे। वो कौन कौन से डिफेक्ट्स थे उन्हें हम देखते हैं। सबसे पहला ये डिफेक्ट था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज नॉट लाइक द प्लानिटरी सिस्टम। एटम का जो स्ट्रक्चर है वो प्लानिटरी स्ट्रक्चर के साथ, प्लानिटरी मॉडल के साथ, हमारे सोलर सिस्टम के साथ मैच नहीं करता, क्योंकि सन के इर्द गिर्द जितने भी सितारे गर्दिश कर रहे होते हैं वो सारे के सारे न्यूट्रल होते हैं और एटम जो है, एटम के जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स, ये न्यूट्रल नहीं है, इन पर जो चार्ज होता है। तो इसीलिए आप जो है इन्हें अपने प्लानिटरी सिस्टम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि प्लानिटरी सिस्टम में, हमारे सोलर सिस्टम में सारी की सारी न्यूट्रल बॉडीज हैं और हम एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, उसमें प्रोटॉन्स भी हैं, उनमें अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्सेस भी पाई जाती है। तो आप जो है अपने सिस्टम को प्लानिटरी मॉडल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ये सबसे पहला डिफेक्ट था। दूसरा डिफेक्ट था, अगर आप इसे कंपेयर कर भी रहे हैं तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्लो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे एक टाइम आएगा कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। ऐसे जो है वो स्ट्रक्चर, हमारा एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो इस वजह से रदरफोर्ड का ये जो मॉडल था उसे रिजेक्ट कर दिया गया, प्लानिटरी मॉडल जो था उसे रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन रदरफोर्ड के काम में फिर हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली, वो ये थी कि न्यूक्लियस जो है वो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। थैंक यू।